क्या आपको दिखाई दे रहा अब? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दिया? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सा जो है क्लासीफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नहीं है? प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट अर्निंग, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। कौन सा इनका पर्पज नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं, इनोवेशन तो होता ही है, ऑब्जेक्टिव होता है इनका। ठीक है, तो आपका जो है इसमें फोर्थ इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में ऑलरेडी लगाई होती है। अर्निंग तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, प्रोडक्टिविटी भी ऑब्जेक्टिव होता है, इनोवेशन तो उनको करना ही होता है, अदरवाइज तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो आपका इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट द पर्पज, क्योंकि बिजनेस में आपका प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट करना। तो पहला आपका जो है ये करें कि ये इन्वेस्टमेंट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकंड है, कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, नन ऑफ दीज। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कौन सा? हाँ, बी जो है ये सही है, बी इज करेक्ट है बिल्कुल, कि आपका कॉमर्स में लिंक जो है वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है। डेफिनेशन ही कॉमर्स की ये होती है कि लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। थर्ड है, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज कॉल्ड एज होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरपोर्ट एंड ट्रेड। क्वेश्चन को समझ लो, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, हमने इंपोर्ट भी किया फिर बाद में एक्सपोर्ट भी कर देंगे, वी विल नॉट यूज इन आवर कंट्री, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरपोर्ट एंड ट्रेड। हाँ जी, एंटरपोर्ट बोलेंगे सी। हाँ बिल्कुल करेक्ट, आप सी बोलेंगे, एंटरपोर्ट। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट करा फोर्थ में, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912, 1952, 1956, 1932। आपके 4 एक्टों के नाम लिखे हैं, तो चारों एक्ट किसी न किसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है 1912। नहीं, कंपनी एक्ट है वो तो 1956 तो होता था, वो भी नहीं है। हाँ जी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। ठीक है, अब 2 ही बचे, 1912 और 1952। तो आपका आंसर होगा 1912। 1912 के अंतर्गत जो इसको में कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेल इन द फॉलोइंग केस। ये कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर इन द फॉलोइंग केस। तो लार्ज रिटेलर में, फिक्स्ड शॉप में आपकी जो कौन सी में आएगी? पिन टू प्लेन इज द मोटो ऑफ दिस रिटेल स्टोर। हाँ जी, बहुत ही अच्छे वर्ड है, पिन टू प्लेन, यानी छोटी सी पिन से लेकर के हवाई जहाज तक। हाँ, ये हमारा उद्देश्य है, स्टोर का उद्देश्य है। तो कौन से ऐसे स्टोर में चीज़ें, सारी चीज़ें मिलती हैं, आइडेंटिफाई करके देखो। अगर 2-3 प्रकार की फिक्स शॉप्स थी, तो उसमें जो है ये कौन सी थी? पिन से प्लेन तक, यानी सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हम आपको बेचने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरली डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में ईच एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल, तो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर अंडरटेकिंग होगा। 6th क्वेश्चन है वो आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज कवर्ड अंडर मैरीन इंश्योरेंस। कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज कवर्ड अंडर मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस में कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं? होल लाइफ पॉलिसी मैरीन इंश्योरेंस में क्या कवर की जाती है? एक्ट ओनली, लायबिलिटी इंश्योरेंस, इंडोमेंट पॉलिसी। आपकी 4 पॉलिसियों में से, इस 4 चीज़ों में से मैरीन इंश्योरेंस में कौन सी आती है? कौन सी जो इसके नीचे फॉल करती है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज कवर्ड अंडर द मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस में चारों में से कौन सी चीज़ कवर की जाती है?
होल लाइफ पॉलिसी तो ये तो लाइफ पॉलिसी से बिलोंग करती है। एक्ट ओनली ये भी बिलोंग नहीं करती। लायबिलिटी इंश्योरेंस ये करती है। और एंडोमेंट पॉलिसी ये भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिलोंग करती है। तो आपकी सी जब का आंसर होगा लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए, विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से एक जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस नहीं है कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तीन तो आपके प्रिंसिपल हैं, पर एक इसमें से प्रिंसिपल नहीं है, तो कौन सा होगा? कोशिश करके देखिए। राइट या रॉन्ग की कोई बात नहीं है, राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही आप, कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जो वो कहीं पर भी कोई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है कि 3-4 कंपनीज ने अगर इंश्योरेंस दे रखा, तीनों चारों कंट्रीब्यूट करके आपको देंगी। सी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड क्षतिपूर्ति, आपको जितना लॉस हुआ कंपनियां मेकअप करेंगी, ये भी है। और प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ की जो है सारी चीज़ें कंपनी को आपने बतानी चाहिए, ये भी सही है। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, दैट द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इट इज नॉट समवेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। बैंक्स आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। ये कहता है कि आपके जो बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, कौन से बैंक्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में हैं? कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, कौन से हैं? आपका जो है नहीं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, कि शेड्यूल्ड बैंक आर इंक्लूडेड द सेकंड शेड्यूल, क्योंकि ऊपर इंडिकेशन दे दिया है, शेड्यूल है, शेड्यूल ऊपर बोला ना, तो शेड्यूल्ड बैंक हैं। शेड्यूल्ड का मतलब आपके जो 27 जो है आपके बैंक होते थे, बैंक कमर्शियल बैंक तो सारे कमर्शियल हैं भाई, बैंक तो जितने भी सारे कमर्शियल बैंक ही हैं, ठीक है ना। अब उनके नाम हमने जो उनको रखे हुए हैं, बाकी आरबीआई की नज़रों में सारे ही बिजनेस करते हैं वो लोग, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आपके पास में जी, फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नन ऑफ दिस, सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। आपका जो है ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी दिमाग में बात बन जाएगी। कौन से हैं कंसिस्ट ऑफ बिजनेस, कौन से ऐसे बिजनेस हैं ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो व्यक्तियों ने जो खुद के कब्जे में ले रखे हैं, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में हैं, वो कौन से में आते हैं? नन ऑफ दिस, सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो बाय इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया आदमियों से, आदमियों से तो प्राइवेट सेक्टर होगा, अगर गवर्नमेंट होती तो पब्लिक सेक्टर होता, ठीक है। और बाकी ऊपर जो सर्विस सेक्टर ये तो बिजनेस ही अपने आप में, तो आपका आंसर होगा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी एल्स। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कितने की जरूरत होती है? 21, 12, 7 एंड 5 की है जी? 9, 12 नहीं होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ 7, आपके 7 मेंबर्स की जरूरत होती है एक आपकी जो है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग, उसके अंदर करके इंक्लूड्स ऑफसोर्स, बी includes contracting out of the manufacturing and R&D as well as a क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीन तो मैंने ऊपर कर रखा बेटा बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया होगा, कुछ नेटवर्क में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आपके आउटसोर्सिंग किसको कहेंगे? 4 ऑप्शंस आपके पास में, आपका इंक्लूडिंग ऑफसोर्स, बी इंक्लूड कंट्रैक्टिंग
out of manufacturing and R&D as well as services processes both core and non-core, but restrict only to the domestic territory. Third, restrict only the contracting outside the non-core businesses process, or restrict only to the contracting out of information technology enabled services ITES। इन चारों में से किसी एक को हम आउटसोर्सिंग बोलेंगे, वो कौन सी होगी? हाँ जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना आपको? हाँ जी, क्वेश्चन आपका आंसर होगा सी। इसका आंसर जो सी होगा, रिस्ट्रिक्ट है जी। क्वेश्चन कहाँ दिक्कत हो गई? पहले दिख रहा था ना आपको पूरा, अब क्यों नहीं दिख पा रहा आपको? हाँ, क्वेश्चन 10 तक दिख रहा था। क्वेश्चन 10 के बाद तो मैंने ऊपर नीचे भी किया है। अभी भी उतना दिख रहा है क्या? हो सकता है वीडियो पॉज हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है किसी न किसी रीजन से। नेटवर्क की दिक्कत है आज थोड़ी सी, यहाँ ऐसी समस्या है। चलो, मैं ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको भेजा है, आप इसको जो डिस्कस से करना, हम कल देखेंगे दोबारा से इसको कि वीडियो कैसे चले, कैसे कोई दिक्कत है तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज मैं